चलिए बच्चों, तो आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे वर्क डन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। ठीक है। तो कल बेसिक हम लोग देखे थे वर्क डन के बारे में, वर्क डन कैसे निकालते हैं, और तीन तरीका होता है वर्क डन निकालने का। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स किधर लेना है, उसका कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। दूसरा था, अगर हमको वर्क डन निकालना है और वेरिएबल फोर्स है तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक छोटा सा वर्क डन लेते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं प्रॉपर लिमिट के साथ। और अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ क्या देगा आपका, वर्क डन। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के कारण वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो फोर्स है वो कौन सा है? ग्रेविटी। पहला जो फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटी। तो बच्चों बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन ये है ना वर्क डन की, कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट आप फोर्स का कंपोनेंट वही मल्टीप्लाई करेंगे वर्क डन में। अब अगर सपोज ये एक सरफेस है अर्थ की, है ना, और क्या ये एक सरफेस है अर्थ की, ठीक है, ग्राउंड है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट एम मास का, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, या हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। क्या लगेगा? डाउनवर्ड। तो अगर आप क्या कर रहे हो, इसको डिस्प्लेस करा रहे हो एच हाइट, कितना हाइट? एच हाइट। और कैसे डिस्प्लेस करा रहे हो बच्चों? स्लोली। कैसे डिस्प्लेस करा रहे हो? स्लोली। मतलब स्लोली का मतलब कब होगा? एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो है मतलब इसको ऊपर उठाने के लिए आप जितना mg डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उतना ही mg फोर्स ऊपर लगा के इसको उठा रहे हो। ठीक। तो सपोज उसको उठा के आप यहाँ h हाइट ऊपर ले गए एम मास को, तो आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, फोर्स था mg और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? mg के डायरेक्शन में हो रहा है कि उल्टा हो रहा है? उल्टा, 180 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे? माइनस एच। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस mg h। ठीक। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों ऊपर हाइट में रखा हुआ है, एक हाइट m में, है ना, h हाइट पे पहले से रखा हुआ है, और उसको नीचे लेके आ गया मैं, क्या लेके आ गया बच्चों? नीचे, यानी ऊपर से वो नीचे मूव कर रहा है। तो अब जिधर mg लग रहा है मोशन उधर ही हो रहा है, जिधर mg लग रहा है उधर ही मोशन हो रहा है। तो ये हाइट कितनी है? h। तो वर्क डन अब क्या हो जाएगा? प्लस mg h। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर मूव कर रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगी। ठीक। अब ये देखते हैं ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। वर्क डन एक पाथ फंक्शन होता है थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। तो ये देखते हैं कि वर्क डन यहाँ पर इस फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक। तो बच्चों सपोज आपने क्या किया, ये इंक्लाइन प्लेन है, क्या है? इंक्लाइन प्लेन। और आप इस मास को यहां से उठा के इंक्लाइन प्लेन के अलोंग यहां तक ले गए। ऐसा ले गए कि ये डिस्टेंस जो है वो h है, ये डिस्टेंस है जो है क्या है? h। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? वो तो हमेशा नीचे लगता है, हमेशा क्या लगता है बच्चों? नीचे। तो अभी भी क्या लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन? माइनस mg h। तो आप उसको सीधा यहां से यहां ले जाओ या ऐसे टेढ़ा ले जाओ, बस ये देखना है कि ग्रेविटी के अलोंग आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप उसको स्टेप्स में ले जाओ, सीढ़ी चढ़ रहे हो, आ रही बात समझ में? सीढ़ी चढ़ रहे हो आप तो भी वर्क डन क्या रहेगा? जमीन से कितना हाइट पे है? h। आ रही बात समझ में? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अलोंग द ग्रेविटी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ में? का ठीक। चलिए अगला चीज, वर्क डन बाय अ पेयर ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्स। ठीक। बच्चों फिजिक्स में हम लोग कई जगह ऐसी इंटरैक्टिंग फोर्सेस से डील करेंगे जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। जैसे चार्जेस हो गए एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और मैग्नेट्स हो गए वो भी एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके वो हो गए क्या बोलते हैं, अगर आपका दो मासेस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक। तो जो इंटरैक्टिंग फोर्स रहती है उसकी खास बात क्या है? वो रहती है इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या रहती है बच्चों? हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक। रिपल्सिव फोर्स अगर इसको इधर लग रही होगी तो इसको इधर लगेगी, तो हमेशा इक्वल होगी और क्या होगी? अपोजिट। इंटरैक्टिंग फोर्सेस बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ चुके अपन। तो दोनों में फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं क्या ले लेता हूं? सेम। अब क्या हो रहा है, सपोज ये एक मीन पोजीशन बना देते, ये जो है वो डिस्प्लेस किया आगे बच्चों, सपोज ये डिस्प्लेस किया dx1, कितना डिस्प्लेस किया आगे? dx1। और ये आगे डिस्प्लेस किया कितना बच्चों? dx2। कितना डिस्प्लेस किया? dx2।
इस फोर्स के कारण। फिर दोनों के बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो जनरली जो ऐसी फोर्सेस होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ या ये सब पे डिपेंड करती है, रिलेटिव पोजीशन पे भी डिपेंड करती है। तो हो सकता है कि फोर्स अब बदल जाए, इसलिए मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लूँ dx1 और dx2। क्लियर बात? तो वर्क डन ऑन फर्स्ट फोर्स कितना हुआ, छोटा सा वर्क डन जो फर्स्ट फोर्स में हुआ वो कितना हुआ, जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उधर ही हुआ, तो क्या लिखूंगा एफ डी एक्स वन। क्या लिखूंगा एफ डी एक्स वन। फिर डी डब्ल्यू टू कितना लिखूंगा, फोर्स तो सेम है, फोर्स तो सेम है लेकिन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के उल्टा लगी, तो क्या होगा माइनस डी एक्स टू होगा। तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू नेट कितना है, एफ कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों एक्स वन माइनस एक्स टू, डी भी रहेगा डी एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, छोटा डी एक्स वन माइनस छोटा डी एक्स टू। तो क्या इसको मैं एफ ऐसा लिख सकता हूं डी एक्स वन टू, एक्स वन माइनस एक्स टू का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, यही होगा। तो बच्चों अगर दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब क्या हो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर है मतलब दोनों का पोजीशन चेंज हुआ, तो दोनों के पहले बीच में जो गैप था ना, अब दोनों के बीच में वो गैप नहीं है, कुछ अलग है, या कम हो जाए या तो बढ़ जाए, वो अलग बात है। बात समझ में कि नहीं? तो उसके हिसाब से वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है ओवरऑल, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है ओवरऑल, या वर्क डन क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर दोनों सेम मूव करें dx1 dx2 बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो इंटरेक्टिंग फोर्सेस में हमको ये ध्यान देना है कि फोर्स हमको क्या लगा देना है बच्चों, इक्वल। फोर्स क्या लगा रहा है हमेशा, इक्वल। और फिर जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx1 dx2 लेके फिर इंटीग्रेशन करना है अपने को। बात समझ में? पक्का क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए कुछ सवाल बना लेते हैं अभी जो दो चीज पढ़े उससे रिलेटेड। देखिए क्या दिया हुआ है, a block of mass 5 kg is being raised vertically upward by help of a string attached to it. It rises with an acceleration of 2 meter per second. तो बच्चों एक ब्लॉक है अपने पास, क्या एक अपने पास एक ब्लॉक है, कितने किलो का ब्लॉक है, 5 किलो का। कितने किलो का ब्लॉक है, 5 किलो का। वर्टिकली इसको रेज कर रहे हैं हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग से जोड़ के इसको खींच रहे हैं बच्चों। तो स्ट्रिंग क्या लगाता है, टेंशन। और कैसा लगाता है, पुल की पुश अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन लग रहा है, सपोज टेंशन लग रहा है टी। अब इट राइजेस विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। राइजेस मतलब अपवर्ड एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन इफ द ब्लॉक राइजेस बाय 2.5 मीटर। तो ब्लॉक कितना राइज होता है बच्चों, 2.5 मीटर। उसके लिए हम लोग को टेंशन द्वारा वर्क डन निकालना है, इसके लिए तो टेंशन निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। अच्छा इसमें और कोई फोर्स लग रही होगी, है ना, ग्रेविटी लग रही होगी नीचे, क्या 5g। वर्टिकली अपवर्ड राइज करे तो ग्रेविटी तो लगेगी ना, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो भी ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी तो हमेशा लगती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जा रहा है तो बड़ा फोर्स कौन होगा, टेंशन, T माइनस 5g बराबर 5 इंटू 2, ये होगा। तो T माइनस 50 बराबर 10, तो T बराबर कितना आ गया, 60 न्यूटन। T बराबर कितना आ गया, 60 न्यूटन। अब जिधर टेंशन लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है, तो वर्क डन बाय टेंशन कितना आ जाएगा बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 2.5, तो कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस 150 जूल्स। समझ में बात, पक्का क्लियर है? तो ये बन गया आपका। इसलिए बच्चों जो पिछला चैप्टर है वो कैरी ओवर होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब देखो एक मैन है 1 ऑफ मास m, ठीक, ये आदमी है मास m का, स्टैंड्स ऑन एन एलिवेटर मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, ये एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रही है, ठीक। अ मैन 2 इज स्टैंडिंग ऑन द एलिवेटर, एक दूसरा आदमी भी एलिवेटर में स्टैंड कर रहा है। एलिवेटर स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 एट टाइम टू कंसीडर टाइम इंटरवल t, तो 0 से लेकर t तक मोशन हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड क्या थी, 0, रेस्ट से चालू हुआ, सोना नहीं बेटा, है ना। What is the work done by normal contact force and gravity on the man 1 as observed by man 2, ठीक। तो ग्रेविटी और इसने कितना वर्क किया, ऑब्जर्व्ड बाय मैन 1 ऑन 2, ठीक है। तो मैन 2 के हिसाब से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये आदमी खड़ा है मास का, इसके साथ कांटेक्ट में एलिवेटर के साथ, तो जो आदमी अंदर एलिवेटर में खड़ा है उसको तो सामने वाला आदमी अपने हिसाब से क्या में लग रहा है, रेस्ट पे लग रहा है,
अब वो बोलेगा एक फोर्स उसको n ऊपर लग रही है, एक फोर्स उसको n ऊपर लग रही है और एक फोर्स नीचे लग रही है, कितनी, mg, ठीक। और उसका खुद का एक्सीलरेशन क्या है, अपवर्ड, खुद का एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, अपवर्ड। तो डाउनवर्ड एक फोर्स क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स विच इज ma। बात समझ में आएगी नहीं। तो इसमें तीन फोर्सेस लग रहे हैं, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तीन, तीन फोर्सेस लग रहे हैं। अब इस आदमी के हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो वर्क डन बाय n हो या वर्क डन बाय mg हो, दोनों क्या रहेगा, जीरो, दोनों क्या रहेगा बच्चों, जीरो। क्लियर है बात। अब अगला, मैन 3 स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड के रेस्पेक्ट से अब निकालते हैं, मैन 3 स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक। तो देखो, जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसका कुछ एक्सीलरेशन है क्या, नहीं, उसका कोई एक्सीलरेशन है, नाच रहे हो बेटा तुम लोग, ठीक है। इस आदमी का कोई एक्सीलरेशन है तो ये सूडो फोर्स लगाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसको तो दिख रहा है ये ए से कहां जा रहा है, ए से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग को वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन बाय, इस आदमी के हिसाब से वर्क डन बाय एन क्या होगा, तो वर्क डन बाय एन होगा, पहले तो ये एन नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन सपोज एन है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे निकालेंगे, हमको दिया है इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v0, और टी टाइम में ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो कितना ऊपर जाएगा, v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। तो वर्क डन बाय एन हुआ, तो वर्क डन बाय एन जो होगा, वर्क डन बाय एन जो होगा वो n का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो इसको इक्वेशन लिख सकते हैं, n माइनस एम जी बराबर एम ए, लिख सकता हूं बच्चों। तो n का वैल्यू क्या आएगा, m g प्लस ए, क्या आएगा बच्चों, n g प्लस ए। तो यहाँ पर डाल देते हैं m g प्लस ए v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया वर्क डन बाय n। पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी देखते हैं, क्या देखते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी लग रही है mg, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा बच्चों माइनस mg। माइनस mg क्यों लिया, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है लेकिन ये फोर्स नीचे लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उतना ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उतना ही हो रहा है, तो कितना होगा, v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं, कौन बड़ा है, वर्क डन बाय n बड़ा है, बात समझ आई कि नहीं। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। माइनस एम जी, ये वाला टर्म एम जी मल्टीप्लाई करेंगे तो एम जी प्लस वाला टर्म माइनस एम जी वाला टर्म, वो दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बस ये एम ए v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर बात, पक्का। तो ये हो जाएगा आपका क्या, नेट वर्क डन। फिर व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द नॉर्मल, समझ गए ना, दोनों को क्या करेंगे बच्चों, सॉरी इसको ऐड नहीं करेंगे। व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन मैन 1 एंड एलिवेटर, तो नेट फोर्स इतना है, वर्क डन बाय एन, एन इतना है। क्लियर बात, पक्का, नहीं समझ में, बढ़े आगे। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना है, फ्रेम पे भी डिपेंड करता है। देखो अंदर वाला आदमी के हिसाब से वर्क डन क्या था, जीरो, बाहर वाले आदमी के हिसाब से लेकिन वर्क डन जीरो नहीं था। तो अपन पढ़े ही है कि फ्रेम पे भी डिपेंड करता है क्या, वर्क डन। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला है बच्चों वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो इसके बच्चों दो केसेस होंगे, कितने केसेस होंगे, दो केसेस। देखो सपोज एक ब्लॉक है और वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, रफ सरफेस पे, क्या पे रखा हुआ है, रफ सरफेस पे, और सपोज इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लग रहा है F, ठीक। तो बच्चों इसको एक स्टैटिक इसको एक फ्रिक्शन मिलेगा कितना, FR, एक फ्रिक्शन मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में जमीन से, ठीक। अब अभी मान के चलो जो F फोर्स है वो है लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है बच्चों, छोटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन जो जमीन दे सकता है। तो जितना F लगेगा उतना ही क्या लगेगा, FR, जितना F लगेगा उतना ही FR लगेगा। लिमिटिंग का तो वही केस होता है, F के हिसाब से लगता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो इस केस में वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, जीरो, ठीक। लेकिन ऐसे भी केस हो सकते हैं जब वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो ना हो, जैसे कि देखो
सपोज ये एक ट्रक है, क्या है बच्चों, एक ट्रक है, सपोज क्या है, ट्रक, और ट्रक के डाला में एक ब्लॉक रखा हुआ है और ट्रक क्या कर रही है, आगे एक्सेलरेट कर रही है। ट्रक क्या कर रही है बच्चों, आगे एक्सेलरेट कर रही है, ठीक, ए से एक्सेलरेशन से आगे कर रही है। और ये जो है ट्रक में जो बॉक्स रखा हुआ है वो स्लिप नहीं हो रहा है, ट्रक में जो ब्लॉक रखा है वो स्लिप नहीं हो रहा, और बाहर से आदमी ये सब तमाशा देख रहा है, ऑब्जर्वर एक बाहर से देख रहा है, ठीक। तो ट्रक मूव कर रहा है, उसको समझ में आ गया, इंजन पावर दे रहा है, ट्रक आगे मूव कर रहा है, ठीक है, चक्के के बीच फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन आके इसको प्रोपेल कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। ये क्यों आगे जा रहा है, जब ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, ये भी तो आगे जा रहा है ट्रक के साथ साथ, तो ये बोलेगा ये इसलिए आगे जा रहा है कि ट्रक और इसके बीच में, ये आगे जा रहा है ट्रक, तो ट्रक क्या करेगा, इस पे फ्रिक्शन लगा के इसको भी अपने साथ आगे ले जाने का कोशिश करेगा। तो इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसा लग रहा है, आगे, और स्लिपिंग हो नहीं रही ट्रक और इसके बीच में, तो कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बताओ ये स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से फ्रिक्शन तो लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं, यही फ्रिक्शन तो इसको ड्राइव कर रहा है, और ये कौन से ब्लॉक को, बात समझ में आई कि नहीं। तो फ्रिक्शन स्टैटिक के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव कहाँ देखे, अब तुम अभी तक बताया नहीं, नेगेटिव जीरो बताया, ठीक। अब बताओ नेगेटिव कैसे होगा, एक एग्जांपल बताओ ना, फोर्स ज्यादा होगा क्या मतलब, अगर फोर्स ज्यादा हो गया बेटा तो फ्रिक्शन स्टैटिक थोड़ी रहेगा, काइनेटिक हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क कब करेगा, बताओ ना, सोचो, कभी नहीं करेगा सूर्यांश, मेरे को क्या पता है, ऐसा बोल रहा है, कभी नहीं करेगा, नहीं, कंफर्म हो आप लोग। चलिए एक सिचुएशन बताता हूं मैं, क्या बनाता हूं, एक सिचुएशन, ये लिफ्ट है, क्या है बच्चों, लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर बच्चों एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है, लिफ्ट के अंदर क्या रखा हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, विथ इंक्लिनेशन कितना, थीटा, ठीक है ना। उसके ऊपर बच्चों एक वो रखा हुआ है, क्या, एम मास का ब्लॉक, ठीक, और उस एम मास के ब्लॉक के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एफ, क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एफ, और एक्सटर्नल फोर्स इतना, और ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ऊपर जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, और ये रेस्ट पे ड्यू टू फ्रिक्शन, ये क्या पे, रेस्ट पे ड्यू टू फ्रिक्शन, और एफ मैक्सिमम वैल्यू, एफ की मैक्सिमम वैल्यू है रेस्ट पे रहने के लिए, मतलब क्या होगा कि फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा जो लगता है दोनों उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है ना, फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है और एम जी साइन थीटा भी नीचे लग रहा है, ठीक। अब देखते हैं यहां पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा इन टाइम टी, सपोज इन टाइम टी। तो बच्चों ये ब्लॉक लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे, तो टी टाइम में ये कितना ऊपर जाएगा, वीटी कितना ऊपर जाएगा, वीटी डिस्टेंस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा लिफ्ट के साथ साथ, और फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये एंगल क्या हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया कि नहीं हो गया, ये एंगल क्या हो गया, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, और दोनों के बीच एंगल कितना है, एक्यूट एंगल है कि ऑब्च्यूज एंगल है, तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बच्चों नेवर से नेवर जस्टिन बीबर, हाँ छोड़ो, समझ में आया कि नहीं है बच्चों, हमको नहीं पता फ्रेम, और फ्रेम कहाँ है, बाहर वाला फ्रेम कौन सा है, बाहर, तो वर्क डन हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, फ्रिक्शन के कारण, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए पहले से कोई चीज जनरलाइज नहीं करना, हाँ करते हैं कई चीज फिजिक्स में जनरलाइज, लेकिन जब करना है तब, बात समझ में आएगी नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा भी वर्क डन कर सकता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहती है, नेट फोर्स के बराबर, हमेशा नेट फोर्स के बराबर, ठीक, क्योंकि काइनेटिक है तब वो लिमिटिंग लगती है, और जब स्टैटिक है तो कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, नॉर्मल रिएक्शन जैसा होता है, समझ में आई बात, पक्का। तो ये केस समझे, इसमें क्या हो रहा है, वो क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव, ठीक। अगला एक क्वेश्चन बनाते हैं, वही ट्रक वाला ही क्वेश्चन आ गया बच्चों, देखो, द फिगर गिवन बिलो शोज अ 100 kg क्रेट, क्रेट का कितना मास है बच्चों, 100 किलो। उसके बाद क्या बोला है, ऑन ट्रक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द पॉजिटिव एस डायरेक्शन, द क्रेट डज नॉट स्लिप विद रिस्पेक्ट टू द ट्रक।
जो क्रेट है उसकी स्लिपिंग ट्रक के रेस्पेक्ट में हो रही नहीं है. The crate does not slip with respect to truck, undergoes a displacement of magnitude 50 meter. What is the total work done by the crate of all the forces acting on it? तो क्या बनाना पड़ेगा क्रेट का? फ्री बॉडी डायग्राम. ये बन गया बच्चों क्रेट. क्रेट का मास कितना है? 100 kg. सबसे पहले कौन सा फोर्स लगाते हैं? ग्रेविटी. तो नीचे फोर्स लग रहा है बच्चों वेट 100 न्यूटन, 100 इंटू जी, 100 जी. और ट्रक क्या देगा उसको ऊपर? रिएक्शन एन. और कोई सा फोर्स? फ्रिक्शन किधर? आगे कि पीछे? देख के बोलो बेटा, आगे पीछे. भाई ट्रक आगे जा रहा है, ट्रक आगे जा रहा है, क्रेट भी ट्रक के साथ बिना स्लिप हुए आगे जा रहा है. तो ट्रक क्रेट पे कैसा फ्रिक्शन लगा रहा होगा? आगे की तरफ. फ्रिक्शन कैसे लगेगा बच्चों? आगे. और कैसा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक फ्रिक्शन. कैसा फ्रिक्शन होगा बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक. अब हमको फ्रिक्शन फोर्स पता नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ट्रक और इसके बीच में कोई स्लिपिंग हो रहा है? नहीं हो रहा. तो जो ट्रक का एक्सीलरेशन हो, ऐसे वाला ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम बताया ना बच्चों, जो एक साथ चलते हैं, एक साथ चलते तो एक्सीलरेशन क्या रहता है? सेम. तो इसका भी एक्सीलरेशन कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? m इंटू ए. तो कितना होगा बच्चों? 100 न्यूटन. फ्रिक्शन का वैल्यू निकल गया. अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव. तो 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? 50. तो कितना आ जाएगा? 5000 जूल. पॉजिटिव प्लस 50,000 जूल. W और N कोई वर्क कर रहे? वर्क कर रहे नहीं. क्यों? क्योंकि फोर्स जिधर है डिस्प्लेसमेंट उसके क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर. तो वर्क डन 0. हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल वर्क करती है, वर्टिकल फोर्स माने वर्टिकल वर्क, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्क नहीं, मतलब समझ रहे, वर्क करती है. जब जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो. वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल. तो ऐसे में वर्क डन नहीं होगा. 90 डिग्री, cos 90 0. ठीक है, आगे बढ़े. अगला. A force of 10 Newton is acting on a block of 20 kg on a horizontal surface with coefficient of friction 0.2. Calculate the work done by the force. तो ये है बच्चों, इस पे लग रहा है कितना न्यूटन फोर्स? 10 न्यूटन. इसका मास कितना है? 20. तो नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? 200 न्यूटन, 20 जी. और ऊपर क्या लग रहा होगा बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन. क्या इसका वर्टिकल मोशन हो रहा है? वर्टिकल मोशन हो नहीं रहा. तो अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? म्यू, जो कि 0.2 दिया है. म्यू कितना दिया बच्चों? 0.2 इंटू एन कितना है? 200. तो कितना आ रहा है बच्चों? 40 न्यूटन. तो 40 न्यूटन तक तो ये हिलने वाला नहीं है. तो अभी 10 न्यूटन लग रहा है फोर्स, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? 10 न्यूटन क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन. क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से अपना अप्लाइड फोर्स अभी क्या है? कम है. अप्लाइड फोर्स क्या है बच्चों? कम है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 0. तो वर्क डन क्या होगा? 0. वर्क डन बाय एफ भी 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी 0. समझ में बात? पक्का क्लियर है? बढ़े आगे. अरे बाप रे, कबूतर लोग कैसे हो रहे हैं. अगला देखो. एन इंक्लाइंड प्लेन इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ब्लॉक केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट. Calculate the work done by gravity, friction force, normal reaction on the block in time interval t. Clear बच्चों? तो क्या बना लेते हैं ऐसा? फ्री बॉडी डायग्राम. ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे. n कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों? नीचे के ऊपर. ये क्या बोल रहा है? मैं बताना किधर? इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कि इंक्लाइंड प्लेन के नीचे? ऊपर. इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर. यहाँ क्या लगेगा बच्चों? फ्रिक्शन. बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ क्या लगेगा? फ्रिक्शन. ठीक. अब समझ में आई? और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है. लिफ्ट तो कोई स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स का कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. बाहर फ्रेम है, वैसे भी फ्रेम अपना का है बाहर. अब बताओ, टी टाइम में जा रहा है बच्चों, टी टाइम में वी वेलोसिटी से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ब्लॉक का? वीटी. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? वीडी. और किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर. ठीक. अब निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी. तो क्या होगा बताओ बच्चों? माइनस mg vt. बताओ सही है? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? माइनस mg
वीटी डाउनवर्ड वो लग रहा है, वो ऊपर लग रहा है, ठीक। वर्क डन बाय एन निकालते हैं बच्चों, वर्क डन बाय एन, ठीक। तो देखो एन निकालने के लिए क्या करते हैं, ये एंगल थीटा था तो दो कंपोनेंट मार लेते हैं, ये क्या होगा बच्चों mg cos थीटा, और ये क्या होगा बच्चों mg sin थीटा। अभी फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, स्टैटिक की काइनेटिक, रेस्ट पे, तो क्या लग रहा होगा स्टैटिक। अभी फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक, अभी फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक, तो फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम वाला लेना है कि जस्ट उसके ऑपोजिट जो फोर्स लग रहा है वो लेना है, mg sin थीटा ऑपोजिट लग रहा है तो वही फोर्स हमको लेना है, बात समझ में कि नहीं है। तो बच्चों ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर हो गया, लेकिन है याद रखना इस डायरेक्शन में, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में, क्लियर है। अब यहां से हमको n का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू कितना आएगा और mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है vt, डिस्प्लेसमेंट कितना है vt, और n और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, ऐसा लिखना पड़ेगा ना fs cos थीटा, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों fs cos थीटा। तो फोर्स आया mg cos थीटा और ये आया vt, और दोनों के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल थीटा था, ये एंगल क्या था थीटा, ठीक। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा थीटा होगा, ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, और एंगल क्या है दोनों के बीच एक्यूट, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों पॉजिटिव। तो mg vt cos थीटा sin थीटा, ये क्या हो गया वर्क डन बाय n, क्लियर है बच्चों। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है vt, और फ्रिक्शन और इसके बीच एंगल कितना है थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा cos थीटा f s cos थीटा, तो कितना है, हाँ वो थीटा है, गलत बोल दिया क्या मैं, देखो ये थीटा, ऐसा करता हूं ये थीटा तो ये थीटा, तो ये 90 में तो ये थीटा, ये क्या होगा कुछ भी करवा रहे हो यार मेरे को तुम, है। तो ये आएगा cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा। ये 90 माइनस थीटा होगा तो कितना जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, सॉरी, ठीक है। हो गया, सबके द्वारा वर्क डन निकल गया, इसके कारण माइनस mg vt, इसके कारण mg cos स्क्वायर थीटा vt, इसके कारण mg sin स्क्वायर थीटा vt। एक नेट वर्क डन निकाल लेते हैं, तो w टोटल कितना होगा सारे फोर्सेस के कारण, ऐड करेंगे बच्चों, तो mg कॉमन आएगा, mg vt कॉमन आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है माइनस mg vt, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, नेट वर्क डन क्या है बच्चों 0, ठीक। नहीं समझ में आया पक्का, तो कैसे निकाल रहे बताए एक एक के द्वारा वर्क डन, तो वैसे ही हर का याद रखना, mg के कारण क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, n के कारण कैसे देखेंगे, है ना, इंटरेक्टिंग फोर्सेस से तो क्या करेंगे अभी देखते हैं आगे, और फोर्सेस स्प्रिंग बच गया शायद। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, क्या बनाते हैं क्वेश्चन और, अब अरे बंद होना थोड़ा सा, हाँ क्या बोले बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास m, अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept over another block of mass बड़ा m, तो एक बड़ा m मास का ब्लॉक है बच्चों, उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखें क्या m मास का, ठीक है। तो अपन बोल देते हैं ये बड़ा m है और ये क्या है बच्चों छोटा m, ठीक। द सिस्टम रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ इतना, तो क्या हो रहा है ये लोअर ब्लॉक में कांस्टेंट फोर्स लग रही है F, जिसके कारण एक्सीलरेशन कितना हो रहा है F बाय 2 m प्लस m, ये हो रहा है इन द सिस्टम the two blocks always move together, consider displacement d of the system, find the work done by friction on the bigger block, coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface, और horizontal surface ना, हाँ horizontal surface, और the friction force acting on the smaller block, the work done on the friction on the smaller block, सब निकालेंगे, ठीक है। देखो मेरे को पहले यही समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चों, अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी दिए रहता ना कि जमीन और बड़े ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है तो भी आपको लेना पड़ता, क्यों बताओ,
वही तो आपसे पूछ रहा हूं, मेरे से पूछते तुम लोग। क्यों पूछ रहा हूं आपने, तो बोलता आप क्यों, बताओ ना क्यों, सोचो देख के बताओ क्यों। एक्सीलरेशन कितना है, F/2 m+m, F/2। अगर मान के चलो नीचे से फ्रिक्शन नहीं लगता और F फोर्स लगता और साथ में चलते रहते तो एक्सीलरेशन कितना होता, F/m+m, लेकिन उससे कम है ना। मतलब इन दोनों को, ये F फोर्स से जो एक्सीलरेशन मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। मतलब इन दोनों का जब सिस्टम बनाएंगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स और आएगी जो इस फोर्स को कम कर रही है। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में, पक्का। तो बच्चों अगर ये दोनों को एज अ होल में देखूं, एज अ होल में देखूं, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा भाई, दोनों मूव करें तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, कैसे, F माइनस फ्रिक्शन, ये दोनों को एज अ होल देख रहा हूं मैं, दोनों को कैसे देख रहा हूं बच्चों, एज अ होल। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रही है, F और माइनस फ्रिक्शन, ये बराबर क्या होगा, दोनों का मास है बच्चों m+m इंटू a, और a का वैल्यू कितना दिया है, F/2 m+m। तो m+m से m+m कट गया, तो फ्रिक्शन बराबर क्या आ गया बच्चों, F माइनस F/2 विच इज F/2। तो काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों के बीच क्या लग रहा है मेरे को पता चल गया, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, क्योंकि स्लाइड हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तो मैक्सिमम होता है, तो म्यू भी निकाल सकता हूं बच्चों, क्या कर सकता हूं मैं, फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन, और ये वाला एन कौन सा लेंगे, ग्राउंड और इसके बीच में जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है। आ रही बात समझ में, क्योंकि जहां का फ्रिक्शन लेते हैं वहीं का कॉन्टैक्ट फोर्स लेते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन आया है बच्चों F/2, म्यू तो म्यू है, अरे इंटू क्यों कर रहा हूं मिटना, अरे क्या नाम है चैप्टर का, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। एक बार सेव करके उसको क्विट करके फिर चालू करते हैं, क्योंकि ये मर चुका है, लाइन आ रहा है बार बार, एग्जिट का है भाई, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना, हाँ कहाँ गया भाई, हाँ। कुछ इसी में हो गया यार, ये माउस हट नहीं रहा है ना, हमको माउस नहीं चाहिए भाई। अरे भाई साहब, इसको छेड़ूंगा तो कुछ वो मत बिगड़ जाए, छोड़ो, माउस के साथ बना लेंगे, है ना, हम लोग को क्या है। कहाँ थे अपन, यही थे ना, ये थे, ठीक है। ये मिट नहीं रहा था, तो ये रबर लेके मिटा देते हैं, ठीक है, ये थे। चलिए अगला, तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया, तो F/2 बराबर ये क्या रहेगा, म्यू, म्यू इंटू एन, एन क्या रहेगा बच्चों बताओ यहाँ के बीच, m+m g, तो क्या रहेगा m प्लस छोटा m इंटू जी। तो ऐसे म्यू का वैल्यू आ जाएगा, म्यू का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F/2 g m प्लस स्मॉल m, क्लियर है बात। तो एक चीज तो निकल गई, एक चीज तो निकल गई, क्लियर है, ऊपर से तो नहीं गया। अब वर्क डन देखते हैं, कौन सा क्या क्या अपने को कहाँ कहाँ कितना कितना निकालने बोला है। पहला बोला है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बिगर ब्लॉक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बिगर ब्लॉक। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो दो फ्रिक्शन लग रहे बच्चों, कितने फ्रिक्शन लग रहे हैं, दो फ्रिक्शन लग रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बिगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बिगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये बना आपका बिगर ब्लॉक, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, क्या बच्चों, F, क्या फोर्स लग रहा है, एक F। फिर ये स्लाइड हो रहा है जमीन के रिस्पेक्ट में, तो नीचे से फ्रिक्शन तो इधर ही लग रहा है, कितना लग रहा है अपन पढ़ लिए वो भी, F/2, F/2। और ये नीचे स्लाइड हो रहा है बच्चों, आगे जा रहा है, तो ऊपर वाला भी इसके साथ आगे जाएगा, तो ये ऊपर वाले पे आगे फ्रिक्शन लगाए, तो ऊपर वाला इस पे किधर फ्रिक्शन लगाएगा, किधर लगाएगा बच्चों, मार गए, कुछ हो गया बच्चों, भूत बाधा है, हाँ।
तो ये क्या होगा, इधर लगाएगा एक फ्रिक्शन, और ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक। ये फ्रिक्शन कौन सा होगा बच्चों, स्टैटिक। ठीक, अब इसकी भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी भी तो वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए छोटे का क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, ये बड़ा एम था, अब ये छोटा एम है। तो छोटे एम में खाली क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। जो इसमें लग रहा था वो इसमें आगे लगेगा। और ये जा कितने एक्सेलरेशन से रहा है, F/2 m प्लस एम, इतने से आगे जा रहा है। तो फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, F/2 m प्लस एम। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्लियर बात। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू भी मिल गई, ये फ्रिक्शन की वैल्यू भी मिल गई। अब खाली पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या पूछा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों, d, आगे ही हो रहा होगा d डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर m लिखते हैं, फॉर बिगर ब्लॉक, बिगर ब्लॉक लिखते हैं सबसे पहला। ठीक है, एक F/2 फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम जो ग्राउंड मिल रहा है वो क्या होगा, माइनस F/2 इंटू डी। ये समझ में, माइनस क्यों, उल्टा है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम द छोटा एम ब्लॉक, ये कितना होगा, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है बच्चों, पीछे। तो ये भी कितना होगा, माइनस mf/2 m प्लस एम इंटू डी। ये समझ में है। तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर ले, कर लोगे ऐड, मैं नहीं करूंगा। ठीक, समझ में आई बात। अगला क्या चीज पूछा हुआ है, अगला पूछा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये निकाल लिया अपन। फिर फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, ये भी निकाल लिया अपन लोग। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक, तो वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक, मतलब किसके कारण वर्क डन, इसके कारण। क्या करना है, इसके कारण वर्क डन निकालना है छोटे ब्लॉक पे। तो इसके कारण एफ आर, इसका भी, ये भी साथ में चल रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, तो ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, डी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, इसमें नेगेटिव वर्क हुआ, इसमें उतना ही क्या वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। कितना होगा पॉजिटिव वर्क, mf/2 m प्लस एम इंटू डी। बात समझ में, पक्का। ठीक, तो अगर बच्चों रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन जितना एक ब्लॉक के ऊपर पॉजिटिव वर्क हो रहा है फ्रिक्शन से, उतने दूसरे ब्लॉक के कारण नेगेटिव वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नेट वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो। ठीक, अगला ये भी निकल गया। फाइंड द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा है भाई, ये वाला, अरे आ गया, ये है, निकाल चुके हैं बिगर ब्लॉक में जो स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं है, पक्का। तो ये है बच्चों आप लोग का क्या, फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा बचा ही है एक और सवाल, ठीक है, और बनाते हैं। मास ऑफ ब्लॉक m is placed on block of mass बड़ा M as shown in figure. Horizontal force acts on M during the interval time t समय तक लग रहा है। If the horizontal surface is smooth, यानी जमीन अब स्मूथ है बच्चों, assuming no relative sliding between the block, बहुत जबरदस्त, work done by friction on the block ये निकालना है, और work done by F on the lower block। ठीक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक्स, नेट वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। जितना पॉजिटिव वर्क एक ब्लॉक पे हो रहा होगा ऊपर वाले पे, उतने नेगेटिव वर्क नीचे वाले ब्लॉक पे हो रहा होगा, है कि नहीं। चलिए कैलकुलेट करके फटाफट निकालिए। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम याद है कि नहीं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक कैसे सॉल्व करते थे, एक्सेलरेशन वगैरह निकालना, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, टाइम दिया है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, बनाइए। AI
बन गया बच्चों पक्का? ए कितना आया? एफ बाय एम प्लस एम, क्योंकि साथ में चल रहे हैं, एफ बाय एम प्लस एम, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा टी टाइम में? हाफ, ये क्या हो गया यार, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अपने को बस फोर्स का मल्टीप्लिकेशन उसे करना है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा बच्चों? ऊपर वाले फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा? आगे। ठीक, कितना लग रहा होगा वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन कॉमन है, एक्सेलरेशन कॉमन है, तो आपको फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा सेम एक्सेलरेशन कराने के लिए, तो फ्रिक्शन बराबर क्या लग रहा होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका क्या है? m, छोटे वाले ब्लॉक का मास क्या है? m, और एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? f बाय m प्लस m, ये है, तो ये लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक पॉजिटिव होगा, कितना होगा वर्क डन? m f बाय m प्लस m इंटू डी, और डी क्या है बच्चों? हाफ f बाय m प्लस m इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया बच्चों वर्क डन। इतना ही नेगेटिव में वर्क डन किसका होगा? फ्रिक्शन ऑन m, और टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? 0। और क्या पूछा है? वर्क डन बाय f ऑन द लोअर ब्लॉक, वर्क डन बाय f ऑन द लोअर ब्लॉक, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा, तो वर्क डन ऑन द लोअर ब्लॉक क्या होगा? f फोर्स के कारण पॉजिटिव, तो प्लस वर्क फोर्स कितना है? f इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? यही f t स्क्वायर बाय 2 m प्लस m। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बढ़े आगे पक्का? नेक्स्ट अगला, अब है बच्चों अगला वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? जब दोनों के बीच में, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहती हैं, उनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाए। एक एग्जांपल देख के समझते हैं, ठीक है? सपोज ये एक प्लेटफॉर्म है बच्चों, क्या है? प्लेटफॉर्म, और इसके ऊपर क्या किया मैं? एक m मास को, छोटा m मास को रिलीज किया, मान के चलो, ऐसा मान सकते हो ना आप? मानो भाई, मानना पड़ेगा। ये m है और ये प्लेटफॉर्म का मास क्या है बच्चों? कैपिटल M। ठीक, ये दोनों का इनिशियल पोजीशन था। ठीक, अब क्या होगा? मैं इस वाले ब्लॉक को सपोज कुछ v0 वेलोसिटी से इसके ऊपर छोड़ देता, ऐसा क्वेश्चन कई बार किए अपन, v0 वेलोसिटी से इसके ऊपर छोड़ दिया। ठीक, तो बच्चों अभी जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा? काइनेटिक, क्योंकि ये नीचे वाला रेस्ट पे था और इसको क्या लगा? एक v0 वेलोसिटी दे दिया, तो नीचे वाला ऊपर के रेस्पेक्ट में चलने लगेगा, रगड़ने लगेगा। तो क्या होगा? ये ऊपर वाले को क्या करेंगे? ऊपर वाले को बच्चों फ्रिक्शन का लगेगा पीछे, फ्रिक्शन का लगेगा पीछे, पीछे लगेगा फ्रिक्शन, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी v0 से क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। और ये जो बड़ा m मास है, इसमें कहां लग रहा है बच्चों? ये जो बड़ा m वाला मास है, नीचे वाला जो है प्लैंक है जो, उसमें फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी 0 से क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या हो जाएंगे दोनों? जब तक बराबर नहीं हो जाते, और दोनों बराबर हो गए तो फिर रिलेटिव स्लिपिंग क्या हो गई? बंद। फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। और फिर साथ साथ में चलेंगे इन लोग, और फिर साथ साथ में चलेंगे तो जितना वर्क डन नीचे वाले पे हो रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण उतने वर्क डन ऊपर वाले पे हो रहा है, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब तक 0 नहीं हो रहा तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है हमको निकालना है। क्लियर बात? तो सपोज ये दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक में तो मैक्सिमम लगती है फ्रिक्शन फोर्स, कितनी लगेगी? म्यू इंटू छोटा m g, ये लगेगी। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं बच्चों, मेरे को बताओ, ये ब्लॉक कुछ आगे चले जाएगा, ये नीचे वाला m प्लैंक है जो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों? ठीक, ये नीचे वाला, अबे क्या हो रहा है? ये नीचे वाला प्लैंक क्या गया बच्चों? कुछ आगे चले गया। ठीक, मैं बोला कितना आगे चले गया? x1, कितना आगे चले गया? x1, मान सकते हो? और ये ब्लॉक क्या यहीं रहेगा? यहीं नहीं रहेगा ना, ये तो इसके साथ साथ आगे भी जा रहा है, और प्लस इन दोनों के भी स्लिपिंग हो रहा है ना, तो ये इसके रेस्पेक्ट में आगे भी चल रहा है, तो ये ब्लॉक कुछ यहां पहुंच जाएगा।
तो ये वाले छोटे m का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x2। ये सिचुएशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों, आ रही सिचुएशन समझ में, पक्का। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन छोटा m। कौन सा m, छोटा m। तो फ्रिक्शन ने पॉजिटिव वर्क कर रहा है कि नेगेटिव वर्क, काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ पहले। नेगेटिव वर्क क्या कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे। कितना कर रहा होगा, माइनस म्यू एम जी, माइनस म्यू एम जी इंटू क्या, x2, इंटू x2। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन प्लैंक, ये भी प्लैंक के ऊपर ही वर्क कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा, प्लस की माइनस, अब प्लस, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, नीचे नहीं लगाता, ऐसा लगेगा ग्राउंड से फिर मिट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ लगाता हूँ ऐसा, तब अच्छा लगेगा ना, सरफेस पे लगा, ठीक है। फ्रिक्शन तो कितना होगा, म्यू एम जी ही होगा बच्चों। तो क्या कर रहे हैं, म्यू एम जी इंटू x1। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, W नेट बाय फ्रिक्शन, दोनों को ऐड करेंगे तो म्यू एम जी क्या आएगा बच्चों, कॉमन, और क्या आएगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 को क्या लिख सकते हैं, x12 लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। इसका मतलब क्या कि 2 के रेस्पेक्ट में 1 कितना मूव किया, यही तो होगा, ये डिस्टेंस है 2 के रेस्पेक्ट में 1 जो मूव किया, ठीक। पहले एज पे था, यहीं पर था दोनों एज, अब ये एज यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, तो यही हुआ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस x1, उल्टा नेगेटिव, क्योंकि पीछे क्या बोलेंगे ना, इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में कहां जा रहा है, पीछे, ठीक। तो अब जो बड़ा होगा उसके हिसाब से वर्क डन आ जाएगा भाई। अगर x1 बड़ा होगा, x2 छोटा होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर x2 छोटा होगा, x1 बड़ा होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर x1 बड़ा है एक ही चीज, अगर x2 छोटा है, अगर x1 छोटा और x2 बड़ा है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं है, तो ये हो गया। और उसके बाद जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। बात समझ में आई, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। तो क्या करना है अपने को ऐसे केस में, दोनों के बीच जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है फोर्स, वो निकाल लेना है नेट फ्रिक्शन के लिए, और दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट उसमें मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में आएगी नहीं, क्या मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए। A 10 kg block is placed on a rough horizontal surface. The block is being pulled by a constant force of 100 Newton acting at an angle 37 degree over displacement of 5 meter. The coefficient of kinetic friction between the floor and is ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या बनाते हैं बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम। कितने किलो का है, कितना किलो का, 10 किलो। कितने किलो का बच्चों, 10। तो नीचे कितना फोर्स लगेगा, 100 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा, n। अभी n पता नहीं है ना। और 100 न्यूटन फोर्स कैसे लग रहा है, इस एंगल पे लग रहा है बच्चों, 37 पे। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 100 cos 37, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 100 sin 37। ये होगा 100 cos 37 और 100 sin 37। और कोई सा फोर्स, फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एम जी, यही होता है बच्चों, म्यू एम जी। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। तो अरे क्या लिख रहा हूँ, सॉरी, म्यू इंटू एन होता है, कुछ भी लिखवाते हो यार तुमने मुझसे। क्या होगा बच्चों, म्यू इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, एन, एन एम जी थोड़ी है। अब बच्चों सबसे पहले एन निकाल लेते हैं, अच्छा लगेगा हम लोग को, है ना। तो n और ऊपर लग रहा है, तो n प्लस 100 साइन 37 बराबर क्या होगा, 100। तो n बराबर क्या होगा बच्चों, 100 माइनस 3/5 होता है, तो क्या होगा 100 इंटू 3/5। 5 कितना था बच्चों, 20, 5 20 जा 60, तो कितना आ गया n, 40 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 0.4 इंटू 40, तो कितना लगेगा बच्चों, 16 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट किसका और कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों 5 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में।
किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल। वर्क डन बाय एन क्या होगा, वर्क डन बाय वेट क्या होगा, ग्रेविटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल रहता है, वर्क डन वर्टिकल फोर्स करंट जीरो। वर्क डन बाय एफ क्या होगा, तो एफ का ये वाला कंपोनेंट कोई वर्क करेगा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, ये। तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना होगा, 100 इंटू 4/5, 100 cos 37 इंटू 5, 5 कट गया, कितना है बच्चों, प्लस 400 जूल। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, -16 इंटू 5, तो कितना होगा बच्चों, -80 जूल। नहीं समझ में, पक्का बच्चों, क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो ये सारे फोर्सेस कारण वर्क डन निकल पड़े आगे। कितने देर की रिकॉर्डिंग हो गई भाई, माइक वाइक चल रहा है कि नहीं, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 चल रहा है। अगला बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिए। Jesus Navas. Jesus Navas. हो गया बच्चों, बनाए, बन गया, ठीक है बच्चों। तो कितना कितना आया, पहला का आया प्लस 100 जूल, दूसरे का प्लस की माइनस, तीसरे का माइनस
-60 जूल। ठीक है, तो बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जा रहा है ऐसा बोला है, और बोला है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 20, और डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा बच्चों mg साइन थीटा। नीचे क्या लगेगा बच्चों mg cos थीटा। ऊपर क्या लगेगा बच्चों n, और इधर क्या लगेगा बच्चों फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, फ्रिक्शन क्या लगेगा काइनेटिक। तो उसका वैल्यू क्या होगा म्यू mg cos थीटा, इतना ही होगा ना, म्यू mg cos थीटा। और ये नीचे 10 से जा रहा है, किससे जा रहा है बच्चों नीचे 10 से जा रहा है। तो 10 से जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये अप्लाइड फोर्स जो F लग रहा है उसकी वैल्यू आप निकाल, नहीं F तो दे दिया, सॉरी F दे दिया 20 न्यूटन, और नीचे जा रहा है ये पता चल गया। तो आप क्या कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं डाउन द इंक्लाइंड प्लेन डिस्प्लेसमेंट। डाउन द इंक्लाइंड प्लेन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकालेंगे, S बराबर ut प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना है a इंटू टी स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड मतलब 1। तो S कितना लेना है बच्चों 5 मीटर। तो इंक्लाइंड प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। तो 20 इंटू 5 कितना आएगा 100 जूल। फिर उसके बाद पूछा है वेट ऑफ द ब्लॉक इन द फर्स्ट सेकंड। वेट मतलब mg। तो mg का कॉस कंपोनेंट कोई वर्क कर रहा है नहीं, mg का साइन कंपोनेंट क्या करेगा वर्क करेगा। तो मास क्या है, मास दिया है 2, तो 20 साइन कितना एंगल दिया 37, तो 20 इंटू 3/5 इंटू कितना 5, तो 5 से 5 कट गया, तो कितना आएगा बच्चों 60 जूल प्लस 60 जूल। और बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इतना लग रहा है, म्यू का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो निकाल सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सीलरेशन कितना दे दिया है 10। तो नीचे फोर्सेस क्या लग रहे हैं F प्लस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर ma, ये होगा। F का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ये पता है 20 है। mg साइन थीटा कितना आएगा अभी निकाले, कितना 4 12, तो कितना आएगा बच्चों 12 माइनस फ्रिक्शन बराबर मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 10, तो फ्रिक्शन बराबर क्या आएगा 12 न्यूटन। तो फ्रिक्शन 12 न्यूटन है, तो 12 न्यूटन ऊपर लग रहा है 5 मीटर नीचे, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्डन क्या होगा -60 जूल। ठीक है सिंपल, बढ़े आगे। ठीक, अब बच्चों ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन और स्यूडो फोर्स अब कल पढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा है ना। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स अपन क्या पढ़ेंगे कल। तो ये अपना पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों खत्म, क्लियर। वैसे ज़्यादा नहीं बचा है, ये पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे और ख़त्म, ज़्यादा नहीं बचा है। कल फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद पढ़ना पड़ेगा बच्चों अपने क्या काइनेटिक एनर्जी, फिर पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर बड़ा वाला वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद पावर पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल बनाएंगे और खुशी खुशी दुनिया से नहीं चलिए।